हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया। दोस्तों, ऑलरेडी हमने इसके कुछ पार्ट्स जो है लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया है। नाउ हम ये लेक्चर नंबर 2 हम लोग कवर करेंगे इसके आगे के चैप्टर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, अमेरिका ने जो स्वतंत्रता हासिल की वो कैसे हासिल की ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, सो विद द बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन द यूरोप, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, अगर जब हम बात करते यूरोप की, ठीक है, जब हम बात करते यूरोप की, उसके साथ में हमको अमेरिका की भी स्वतंत्रता की हमें बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ था जो इसे लिंक है। जैसे कि विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका की खोज हुई, ठीक है, द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड दिस कॉन्टिनेंट। जब अमेरिका की खोज हुई, सो जो यूरोपियन कंटिनेंट थे, कंट्री के लोग थे, जो वो सीधा अमेरिका कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है उस पे उनका ज्यादा नजरें उनकी वहां पे आ गई। ठीक है, क्योंकि लोग इसको जीतना चाहते थे। ठीक है, लेकिन द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड दिस कॉन्टिनेंट। द इंपेरियलिस्टिक यूरोपियन कंट्रीज टूक कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ अमेरिका एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज। और क्या हुआ, कुछ वहां के जो इंपेरियलिस्टिक हैं, जो सत्यवादी हैं, जिससे पावर जिनके हाथों में था, वो लोग अमेरिका के कुछ क्षेत्रों पे अपना क्या किए, अपना राज कर लिए। जैसे अमेरिका के क्षेत्र जो है वहां पे उन्होंने अपने क्या की, कॉलोनी बना ली, मतलब आकर के राज करने लगे। ठीक है, सत्ता को हथियाने लगे। बट क्या हुआ, इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। लेकिन इंग्लैंड ने 13 कॉलोनीज बनाई। कितनी? 13 कॉलोनीज। ओके, क्या की, एस्टैब्लिश की। 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश किया। ठीक है, 13 ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्ट साइड में, जो अमेरिका ईस्टर्न साइड है वहां पे 13 कॉलोनी उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किया। बाद में क्या हुआ, इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज। स्टार्टिंग में बहुत कम अपना अधिकार जमाते थे वो, ठीक है, बहुत कम सत्ता दिखाए। लेकिन लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेड अप्रेसिव restrictions and taxes on these American colonies। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कॉलोनी उन्होंने बसाई, उस कॉलोनी पे इन्होंने, इंग्लैंड के लोग आकर के अमेरिका के लोगों पे टैक्स लेने लगे। मतलब पहले तो आए उनके जमीन पर, अमेरिका पे आए, वहां पे राज करने लगे। पहले तो अपना सत्ता नहीं दिखाए, लेकिन बाद में उन लोग अपना पावर दिखाने लगे, अमेरिका के लोगों पे टैक्स वसूलने लगे। ठीक है, क्या करने लगे, टैक्स वसूलने लगे। नाउ द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट। और सिंपल सी बात है, बाहर के लोग आकर के हमारे देश पर राज कर रहे हैं, ऊपर से आकर हमने जैसे टैक्स भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, टैक्स। तो क्या वहां की जनता वह शांत होगी? नहीं, उनमें गुस्सा भड़क गया। दे रिवोल्ट्स अगेंस्ट इट, मतलब उन्होंने हमला किया। ठीक है, वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड की तरफ खिलाफ उन्होंने युद्ध के ऐलान कर दिया। इंग्लिश डिक्लेयर वॉर टू द सुप्रेस दिस कॉलोनीज। और जो इंग्लैंड थे उसके खिलाफ अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया, उनके जो कॉलोनी है जो बनाए हैं उस पर हमला किया, वॉर किया। लेकिन अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, उस समय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक लीडर की आवश्यकता होती है, जिस लीडर का नाम था उस समय, जो लीडर रन कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम है, जॉर्ज वॉशिंगटन। एंड फाइनली वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड। और उन्होंने अपनी आर्मी के सहायता से, जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी आर्मी की सहायता से इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, इंग्लैंड को हरा दिया। दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
यही जो घटना है यही कहलाता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब अमेरिका ने क्या किया, युद्ध लड़ा किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, और उन्होंने जीता। ठीक है, एज अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और तब जाकर के एक नया देश, एक नया कंट्री जिसका नाम पड़ा द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। क्या नाम पड़ा, द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका विद फेडरल गवर्नमेंट, विद द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से सरकार, जो जिसके लोग ज्यादा पक्ष में वोट देंगे वो उस सत्ता को चलाएगा, राज नहीं करेगा। ठीक है, डिक्टेटरशिप नहीं करेगा, सत्ता पे अधीन नहीं होगा, लोग जिसको चुनेंगे वही सत्ता में आएगा। विद द फेडरल गवर्नमेंट ब्रिटेन, और याद रखिए इनका भी संविधान जो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लिखा है। ठीक है, लिखा गया है। एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बेस पे, मतलब स्वतंत्रता के आधार पर ही संविधान लिखा गया है। वॉज बॉर्न। ठीक है, आई थिंक ये सभी को समझा गया। ओके, किसी डाउट नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए तो ये फ्रेंच में कुछ रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद रेवोल्यूशन का मतलब होता है आंदोलन। ठीक है, in 1789 AD, the people of France revolts against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic। पहली बात क्या होता है ये मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा पूरे राष्ट्र पर, पूरे कंट्री पर राज करना, जैसे कि इंग्लैंड पे होता है कि नहीं। इंग्लैंड की जो महारानी है वही राज करती है ना। यस, तो इंग्लैंड इज अ मोनार्की। नाउ नेक्स्ट इज अनकंट्रोल एंड अनजस्टिस मोनार्की। पहले बस अनकंट्रोल है, कोई कंट्रोल था नहीं, अनजस्टिस न्याय किसी को मिलता नहीं था। ठीक है, एंड फ्यूडलिज्म गलत तरीके से राज करना। ठीक है, दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यही सब क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण बना। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द थ्री वैल्यू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को 3 वैल्यू दी। वो 3 वैल्यू क्या, अंडरलाइन करना। पहला है लिबर्टी, सेकेंड इज इक्वालिटी, एंड थर्ड इज फैटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। देखिए लिबर्टी क्या होती है, छूट, स्वतंत्रता। इक्वालिटी समानता, क्या होता है, समानता, सभी को समान अधिकार है। एंड फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुत्ता, मतलब हम एक दूसरे से क्या है ऐसे संबंध रखे। देखिए कितना भी हम कानून में लिख दें कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्या हम छोड़ते हैं, नहीं। कहीं नियम बना देंगे कि यहां पर, आपको इंडिया में पता है ये कहीं पे लिख देंगे यहां पे थूकना मना है, लोग वहीं थूकेंगे, है ना। जहां पे लिख देंगे थूकना मना है तो भारत के लोग वहीं पे जाके थूकेंगे। जहां पे लिखा रहेगा बिल्डिंग के सामने कि आपको गाड़ी नो पार्किंग, ओके, जहां गेट के आगे लिखा है नो पार्किंग, लोग वहीं जाके गाड़ी बड़ी बड़ी खड़ी करेंगे। मतलब क्या होता है, जो हम कानून में लिखा गया है वो हम फॉलो करते क्या, नहीं। लेकिन एक इंसान की समझदारी होती है, बंधुत्ता, भाईचारा। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं होगा, ये हमें अपने आप से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें दिया। इन वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं वर्ल्ड की इतिहास की बात कर रहा हूं, अमंग द पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस, बहुत सारे पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हुए। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। लेकिन इतने सारे इवेंट हुए, इतनी घटनाएं हुई, लेकिन उसमें अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहां से आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिक जो क्रांति आई, इस क्रांति की वजह से ही इतने रेवोल्यूशन आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, कैसे, सारी कंपनियां खुल गई। पहले क्या था, लोग काम करते थे कंपनियों में,
लोग के द्वारा होता था काम। अब जब इंडस्ट्री आई तो मशीन उसकी जगह क्या ले लिए, मनुष्यों की जगह क्या ले लिए, मशीन ने ले लिया। तो पहले जैसा काम होता था उससे अब अच्छा काम होने लगा, फास्ट होने लगा, काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना, पहले 10 एक दिन में 10 प्रोडक्ट बन रहा है, अब मशीन की वजह से 100 बनता होगा, 1000 बनता होगा, लाख बनता होगा। ठीक है, मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो गई और साथ में क्या हो गया, साथ में हमारा कम खर्चा भी हो गया, क्योंकि पहले 100 लोग काम करते थे फैक्ट्री में, अब एक मशीन ने 100 लोगों का जगह ले लिया। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अब देखिए, इन द लेटर पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, 18वीं शताब्दी में देयर वर मेनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इन यूरोप। यूरोप में बहुत सारे क्या हुए, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुए, है ना, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई, मशीनें आई। मैं आपको ऑलरेडी बताया कि मशीनों की वजह से क्या क्या हुआ। देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम, और जो मशीनों के द्वारा क्या हुआ, प्रोडक्शन होने लगा। मतलब जो काम होते थे अब किसके द्वारा हो रहे थे, मशीनों के द्वारा होने लगे थे। द कॉटेज इंडस्ट्री वेयर रिप्लेस बाय बिग फैक्ट्री, और आपको पता होना चाहिए जो कॉटेज इंडस्ट्री था वो रिप्लेस हो गया एज अ बिग इंडस्ट्री। पहले घरगुती, घरों में लोग छोटे छोटे घरों में कारखाने खोल के रखते थे, अचार पापड़ बनाते थे, है ना। अब उसके अचार पापड़ बंद हो गए, बड़े बड़े कंपनियों में पापड़ बनने लगे भी। ठीक है, मशीन के द्वारा। पहले महिलाएं, औरतें पापड़ बेल करके सुखाती थी और फिर पैक करके कंपनियों दुकानों में आता था, लेकिन अब सीधा मशीन में से पापड़ एकदम गोल गोल बनेगा, उसमें कोई खराबी नहीं होगी, मोटा पतला कुछ नहीं, बराबर शेप में, गोल में। मशीन का फायदा यही है ना कि आपको एक ही शेप मिलेगा, है ना, इक्वल शेप मिलेगा, आपको शेप में कोई बदलाव नहीं देखने मिलेगा। अब पार्ले जी देखो, पार्ले जी क्या मोटा पतला आता है क्या, पार्ले जी का शेप बराबर होता है, जितना वजन एक बिस्किट का रहेगा उतना ही वजन दूसरे बिस्किट का रहेगा। और क्या पार्ले जी एक एकदम पक गया, एकदम कच्चा रहता है क्या, होता है कैसा कि मालूम पड़ा पार्ले जी खोले 4 बिस्किट एकदम गोरा गोरा दिख रहा है और तीसरा बिस्किट एकदम काला है, ऐसा हमें बिस्किट देखने को मिलता है क्या, नहीं मिलता है। क्यों, बिकॉज ऑफ मशीनरी। अगर इंसान पकाता भट्टी में उसको तो काला पीला होने की संभावना थी, लेकिन मशीन में उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, प्रॉपर टाइमिंग दिया जा रहा है, तो काला पीला नहीं होगा। समझे कि नहीं। तो मशीन से हमें जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी हो गई। अब देखिए क्या हुआ, लेकिन सिंपल सी बात, छोटे छोटे जो उद्योग थे, छोटे छोटे जो धंधे थे वो क्या हो गए, छोटे धंधे अब बंद हो गए। ठीक है, लेकिन अब देखिए मशीन कैम टू बी यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स, रेलवे एंड स्टीमर बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो हाथगढ़ मशीन थे, हैंडलूम्स, जो कपड़े बुना करते थे हाथों से, अब वो किसमें बदल गया, मशीनों में। मशीन आगे बढ़े, साड़ियां, कपड़े, अभी कपड़े देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए, कितनी स्मूथ डिजाइनिंग हमको मिलती है। अदरवाइज पहले के जो कपड़े, साड़ी बनती थी 7-7 दिन में एक साड़ी बनती थी, क्योंकि हाथ से बुनना है, उसको धागा हाथ से काटना है। अब गांधी जी को देखे होंगे ना, धागा चरखा चलाते हैं, अब वो चरखा किसमें बदल गया, मशीन में। ठीक है, तो वो जरूरी भी है, समय था हमने इस्तेमाल किया, तरक्की करनी है तो मशीन का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो द एज ऑफ मशीन बिगेन एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये एज आया, जो समय आया उसे ही कहा जाने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और ये बहुत जरूरी था। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड। ये याद रखना आप लोग, आंसर में आपको क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक पे पूछते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां पे चालू हुआ, तो कहां पे चालू हुआ, इंग्लैंड में। कहां हुआ, इंग्लैंड। इट्स बिगेन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ द वेस्ट। और बाद में यही रेवोल्यूशन कहां फैल गया, पूरे वेस्ट में फैल गया। जितनी बाकी कंट्री है वहां पर भी मशीनों का इस्तेमाल धीरे 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 होने लगा। During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described as a world factory। और आपको पता है सबसे पहला फैक्ट्री यहीं पे चालू हुआ, तो लोगों ने
अधिक से अधिक फैक्ट्रियां यही थी, सभी मशीन यहीं पे थी, टेक्नोलॉजी वाली मशीन यही थी। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड को एक नाम मिल गया। क्या मिल गया उसका नाम? इसका नाम मिल गया वर्ल्ड फैक्ट्री। क्या मिल गया? वर्ल्ड, दुनिया का फैक्ट्री कहा जाने लगा। कोई डाउट किसी को? ओके, नाउ नेक्स्ट हम पॉइंट करेंगे राइज ऑफ कैपिटलिज्म। थर्ड पॉइंट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फोर्थ पॉइंट राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म क्या होता है ये समझेंगे हम। विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, आपको पता है कि जब समुद्री रास्तों की खोज हुई, जब समुद्री रास्तों की खोज हुई, द बिगिन न्यू एरा ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, वो एक नए लेवल पे होने चालू हो गया। पहले रोड पे होता था, सिल्क रूट है ना, रोडों के द्वारा होता था। जब रोड बंद हो गए है ना, ऑर्नामेंट था ना, टर्क ने बंद कर दिया था ना, इस्तांबुल में रास्ता बंद कर दिया, तो लोगों ने क्या किया? सी रूट से क्या किया? ट्रैवलिंग करना चालू किया। जब सी रूट से जब ट्रैवलिंग किया तो उनको ट्रेडिंग में, मतलब व्यवसाय में बहुत ज्यादा तरक्की होने लगी। नाउ नेक्स्ट इज मेनी ट्रेडर केम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट। और पहले जो देश ट्रेडिंग नहीं करते थे, जो व्यापार नहीं करते थे, अब वो भी व्यापार करने लगे। मतलब जो देश की जानते नहीं थे कि इधर भी कोई लोग रहते हैं, ठीक है, उनको उनसे भी क्या करने लगे? हम लोग व्यापार करने लगे। समझे कि नहीं? यस। तो इस तरह क्या हो गया? आप लोग को पता होगा एक देश है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज, है ना, वेस्ट इंडीज, हम कहते हैं वेस्ट इंडीज, ठीक है, ईस्ट इंडीज। अब जैसे हम जो है, हमारा जो भारत है, जो हमारा प्यारा भारत है, वो किस साइड में है? इस साइड में, ठीक है, इस साइड में है। तो जो लोग थे जब आते थे इस साइड, तो उनको हम कहते थे ईस्ट इंडीज, कि ईस्ट में जो भारत के लोग थे उसे कहते थे ईस्ट के लोग, है ना। लेकिन बाद में मालूम पड़ा अफ्रीका के लोग को, जो अफ्रीका लोग थे, उनको भी क्या कहते थे? ईस्ट इंडीज कहते थे, मतलब पूरब में से आते थे। लेकिन हम एक्चुअली पूरब में आते हैं। ईस्ट में कौन आता है? हम इंडियंस। सिंधु सिविलाइजेशन, हम कहते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो लेकिन यहाँ के जो अफ्रीका के लोग थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ के लोग जो थे उनको भी लोग वही कहते थे ईस्ट इंडीज, ठीक है। लेकिन बाद में लोगों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि बाबा इस साइड गया तो क्या है? ईस्ट, और इस साइड गया तो वेस्ट, इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट, इसलिए हमें इधर कहा जाने लगा ईस्ट इंडीज, मतलब इंडियन, इंडियंस, इंडियंस, है ना। बट इधर के लोगों को भी क्या करने लगे? वेस्ट इंडीज। क्या करने लगे? वेस्ट। ये भी भारत के एकदम पास में है ना, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब जो है पास में ही है। तो लोग इनको पहले कहते थे इंडीज। क्या कहते थे? इंडीज, इंडीज पीपल। बट नाउ ये क्या बढ़ गया? यहाँ के लोगों को ईस्ट इंडीज, मतलब इंडियंस कहा जाने लगा, और यहाँ के लोगों को क्या बोलने लगे? वेस्ट इंडीज। इसलिए इनका नाम ही पड़ गया वेस्ट इंडीज, ठीक है। नाउ देखेंगे, इट वॉज नॉट इजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडेड एंड हैंस मेनी ट्रेडर केम टुगेदर एंड स्टार्ट ट्रेड। एक बात होती है, यहां पे इस सी रूट था, वहां से अकेला कोई भी ट्रेड कर सकता है क्या? अकेला व्यापार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, अकेला व्यापार नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसने क्या किया? कई लोगों को मिला करके व्यापार करना चालू किया। Thus there was rise of many trading companies। इसीलिए कई सारी कंपनियां एक साथ आकर के व्यापार करना शुरू की, क्योंकि अकेले तो मैं सी रूट से, समुद्री रास्ते से मैं व्यापार कर नहीं सकता, क्योंकि लुटेरे भी होते हैं। क्या होते हैं? लुटेरे, समुद्री लुटेरे, हम कहते हैं पायरेट्स। क्या बोलते हैं? वो देखो, आपको एक आंख पे पट्टी बांधेंगे और समुद्र में ऐसा दिखते हैं पूरा लगा कर ऐसा, ठीक है। कोई आया अनजान तो उसको पकड़ लेंगे और सारा का सारा जो धन है, जो सामान है, सब लूट लेंगे।
तो इसमें पायरेट्स कहते हैं, समुद्री लुटेरे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान नहीं था अकेला, इसलिए कई सारी कंपनियां मिलकर काम करना चालू की। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रेड विद द ओरिएंटल कंट्री वाज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। और जब ये ऐसे कंपनियां जब आती थी तो अपने देश की तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा काम करती थी, क्योंकि व्यापार अच्छा होगा, जब व्यापार होगा तो पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो देश के लोगों के लिए अच्छा काम भी होगा, तो लोगों को प्रॉफिट नहीं होगी, लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, नाउ एंड हेंस यूरोपियन रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन। और इस तरह जब पैसे कमाने लगे, जब पैसे आने लगे, तो यूरोप की जो कंट्री के लोग हैं उन लोग बोले हम तुमको क्या देंगे, बोलो प्रोटेक्शन देंगे। क्या देंगे? प्रोटेक्शन। हम तुम्हें क्या देंगे? प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था? पैसा था। एंड ट्रेड कंसेशन टू दिस ट्रेडिंग कंपनीज। और हमें क्या मिलेगा? कंसेशन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कंसेशन का मतलब होता है छूट मिलेगी हमें। अब मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा हूं तो तुम मुझे छूट नहीं दोगे अपनी चीजों में? यस। क्यों क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? मिलिट्री आपको पता ना, पायरेट्स, लुटेरे, तो प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे क्या हुआ? दिस लेड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप। और इस तरह वेल्थ, यूरोप का पैसा, यूरोप के लोग प्रॉफिट में जाने लगे। ठीक है, प्रॉफिट मिलने लगा उनको। दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स विच इज लेड्स टू राइज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। अभी ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, जब पैसा बचेगा, जब हम पैसा बचाएंगे, जहां पे पैसा का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब बताओ, जिस कंट्री में कैपिटल ज्यादा हो, क्या हो? कैपिटल। कैपिटल मीन्स धन, पैसा। तो वो जो देश है उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी। क्या? उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। वहां के लोग एकदम पावरफुल रहेंगे, उनके पास कोई कमी नहीं होगी, उनके पास सारे साधन होंगे, तो वो देश पीछे होगा? क्या? नहीं होगा, वो पीछे कभी नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह देखिए, इस तरह राइज मतलब बढ़ना किसका? कैपिटलिज्म का। मतलब राइज ऑफ कैपिटलिज्म। इस तरफ यूरोप में पैसा का बढ़ोतरी हुआ, लोग व्यापार करने लगे और उसके पैसे से लोग वहां पे अच्छे से अच्छे बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, नाउ दूसरा है पॉइंट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, क्या है? कॉलोनियलिज्म। अभी क्या होता है कॉलोनियलिज्म? मीन्स वन कंट्री एक्सप्लोइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू अ कॉलोनी। ये आप लोग लिख लेना, कोई आपको पूछेगा व्हाट इज अ कॉलोनिज्म, तो आप कह सकते हो एक कंट्री जो पावरफुल है, जिसके पास आर्मी है, जिसके पास धन दौलत है, किसी छोटे कंट्री पे, छोटे देश पे हमला करके उसको क्या किया? एक्सप्लॉइट किया और वहां पे अपनी कॉलोनी, अपना छोटा ग्रुप बना करके राज करने लगा। ठीक है, इसे कहते हैं कॉलोनिज्म। क्या कहते हैं? कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म मीन्स क्या सर? फिर से मैं आपको बताता हूं कि कॉलोनिज्म का मतलब होता है, लेट सपोज जिस तरह इंग्लैंड ने हम पे क्या किया? राज किया। किसके दम पे? अपनी आर्मी के दम पे। किसके दम पे? अपने कैपिटल के दम पे। किसके दम पे? अपनी आर्टरी, एम्यूनिशन मतलब हथियार, गोला बारूद के दम पे हम पे राज किया। ठीक है, हमको गुलाम बना लिया। और ऐसे जो ऐसे करता है अपने आर्मी के बल पे, अपने पैसे के बल पे, उससे हम कहते हैं कॉलोनिज्म। ठीक है, अ पावरफुल कंट्री ऑन दिस बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई अनदर रीजन एंड एस्टैब्लिश दिस पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। मतलब एक पावरफुल कंट्री है, अपना पावर, अपना मिलिट्री, अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके दूसरे देश पे हमला करके अपना राज स्थापित करना, अपना पूरा क्षेत्र जो एरिया है उसको अपने अंडर ले लेना ही क्या कहलाता है? कॉलोनिज्म कहलाता है। इसे ही कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। दिस टेंडेंसी ऑफ कॉलोनिज्म लेड टू राइज ऑफ इंपीरियलिज्म अमंग द यूरोपियन। और यही बाद में क्या हुआ? इंपीरियलिज्म का जन्म हुआ यूरोप में। ठीक है, सो इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, imperialism means a system in which a powerful country
controls other country by establishing its overall domination, establishing many colonies. यही कहता है imperialism. Imperialism का मतलब होता है a country, okay, क्या होता है? A country which is powerful and its control over the another country by its army, okay, it's called imperialism. सिंपल से कहें तो वह देश जो अपनी पूरी ताकत के बल पे, ठीक है, दूसरे देश को जीत लेता है अपनी आर्मी के दम पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा याद रखिए, डोमिनेशन करता है, राज करता है कॉलोनी बना करके, ठीक है। एंड दोस्तों, द मेनी कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीकन कंटिनेंट फेल प्रे टू दिस इंपीरियलिस्टिक इंस्पिरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशन। और यह एशिया के कई सारे देश इस जाल में फंस गए। एशिया ही नहीं, अफ्रीका भी, अफ्रीका के कई सारे देश जो हैं, अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप है, उस महाद्वीप में कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, वो भी इस जाल में फंस गए, इंपीरियलिज्म के जाल में। उसमें अपना भारत भी आता है, ठीक है। इंपीरियलिस्टिक एस्पिरेशन ऑफ दिस यूरोपियन नेशन। नाउ हम देखेंगे दोस्तों, इंपीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। याद रखना, यह मैंने अभी बताया आपको कि भारत भी इसका शिकार बना। अब भारत में एक कंपनी आई जो हम नाम से हमें लगता है कि इंडियन है, हम यही मूर्ख बन गए। क्या? ये जो कंपनी आई, इंग्लैंड की कंपनी है, ये नाम रखी उसका ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम में इंडिया है तो इंडियन क्या किए? अरे ईस्ट इंडिया, उनको लगा कि कहां की कंपनी है? इंडिया की है, लेकिन थी कहां की? इंग्लैंड की थी। अब देखिए क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। देयर वॉज कॉम्पिटिशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्वायरिंग ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। और जो आए भारत में तो उन्होंने मोनोपोली चालू किया। मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है? देखिए, अगर एक मार्केट है, एक मार्केट में 3-4 व्यापारी हों बेचने वाले, तो उनमें कभी भी हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक अगर होगा तो हमेशा क्या करेगा? ज्यादा भाव में बेचेगा। समझ रहे क्या? एक अगर होगा तो हाई प्राइस में बेचेगा, तो हमें तो लेना ही पड़ेगा, हमें तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन लेट सपोज कि मान लो कि 4 बेचने वाले हैं, तो जो सस्ता देगा उसी के पास हम जाएंगे। तो बताओ, अगर मान लो 4 शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, अगर जो सबसे कम बेच रहे सस्ता में, क्वालिटी वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन सस्ता बेच रहा है, तो आप लोग बताओ आप किसके बजाओगे? पहले, दूसरे, तीसरे की सबसे जो लास्ट, मतलब सबसे जो कम बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, उसके बजाओगे कि जो महंगा बेच रहा है उसके बजाओगे? सबसे कम जो बेच रहा है उसके बजाओगे, राइट? अब सबसे कम बेचा तो उसके, तो लोग तो वैसे जाएंगे। तो ये जो 3 है, 3 बंदर, ये 3 बंदर तो क्या करेंगे? वो भी, उनको तो महंगा बेचेंगे नहीं, उनको भी जानबूझ के फिर क्या करना पड़ेगा? सस्ता करना पड़ेगा। तो ये बताओ, इससे फायदा किसका है? कस्टमर का है कि नहीं? तो जब ये इंग्लैंड आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये मोनोपोली सोचने लगी। क्या समझी? मोनोपोली, अकेला रहूंगा मैं। जो दूसरी कंपनियां थी उसको क्या की? बर्बाद कर दी, उसको कंपटीशन से हरा दी। और जैसे फ्रांस के थे कई सारे कंपनी, फ्रांस में भी इंडिया में आए थे, फ्रांस, पोर्तुगल सब आए थे ना, तो फ्रांस को हरा दिया इंग्लैंड ने। तो फ्रांस को हरा दिया तो भाग चले गए। तो कंपटीशन किसके बीच में रहा? किसी के बीच में है कंपटीशन? अब किसी के बीच में कंपटीशन नहीं रहा, सिर्फ इंग्लैंड अकेला। अब अकेला कुछ भी करेगा, मनमानी, जो चाहेगा वो प्राइस, हाई प्राइस में बेचता था, ठीक है। तो इंडियंस को जो चीजें बेचती थी बहुत हाई प्राइस में मिलती थी। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आपको? ओके, तो मोनोपोली चाहा कौन? इंग्लैंड। मोनोपोली क्लियर हो गया क्या होता है? सिंगल सेलर, अकेला जो बेचने वाला होता है, सिंगल सेलर, वह होता है मोनोपोली। और मोनोपोली मार्केट के लिए अच्छा होता नहीं है, क्योंकि 4 बेचने वाले होंगे तो सस्ता अपने आप करेगा वो, है कि नहीं? और अकेला होगा तो उसको किसी का डर नहीं है। डर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं जितने में बेचूंगा उतने में लेना ही है। नहीं लोगे तो जाओगे कहां? जाओगे कहां?
सामान तो चाहिए ना, तो जाओ किधर, घूम फिर के हमारे पास ही आना पड़ेगा। तो ये क्या किया पता है आपको, ब्रिटिश ने एक कंपनी खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी इन एडी 16वीं शताब्दी में, 1600 में, टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। और किस लिए खोला आपको बताया मैंने, कि भारत में व्यापार करने के लिए खोला, ठीक है। ओके, नाउ दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्पायर जहांगीर एंड एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। सबसे पहले आपको पता है कि भारत में क्या था, एम्पायर, राजा लोग राज करते थे, है ना, हर क्षेत्र में अलग अलग राजा था, और राजा क्या करता था, राज करता था, ठीक है। अब राजा से क्या करना पड़ेगा, बाहर से आएंगे तो यार परमिशन लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता, परमिशन, बात समझ रहे क्या। अब परमिशन लेना पड़ेगा, तो उस समय के जो राजा थे जहांगीर, क्या नाम था ना, जहांगीर, उनका परमिशन लिया गया और पहली फैक्ट्री खोली गई। दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्पायर जहांगीर एंड एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। तब ये कंपनी ने जहांगीर से क्या लिया, परमिशन लिया, और अपनी पहली कंपनी, अपनी पहली फैक्ट्री चालू की, कहां पर, सूरत में। कहां चालू की, सूरत में। सूरत कहां पे, गुजरात में, ठीक है। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी। अब भारत और इंग्लैंड की जो ट्रेडिंग होती थी, जो बिजनेस होता था, इसी कंपनी के द्वारा होता था, ठीक है। कोई डाउट किसी को। नाउ नेक्स्ट इज द ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश और अपने फ्रेंच की क्या कॉन्फ्लिक्ट, ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में झगड़ा हो गया। अब क्यों हो गया आपको बताया मैंने, कि दोनों भारत पे क्या करना चाहते थे, राज करना चाहते थे, अकेला हो भी, ठीक है। लेकिन जो इंग्लैंड था वो तो सोचा था कि मैं सिर्फ राज करूं, तो किसी ना किसी को एक को जाना पड़ेगा। तो दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ, वॉर हुआ, और अल्टीमेटली कौन जीता, ब्रिटिश। कौन जीता, ब्रिटिश। वही इसके अंदर दिया, हम देख लेते हैं। इंग्लैंड एंड फ्रांस वेर राइवल्स इन द कॉम्पिटिशन फॉर ट्रेड इन इंडिया। भारत और इंग्लैंड, भारत में इंग्लैंड और फ्रेंच, ये दो ही राइवल थे। राइवल मतलब कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर मतलब बिजनेस करने वाले दो ही लोग थे, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर वर 3 wars fought between them। और जिसके कारण 3 बार इनके बीच में युद्ध हुआ। कितने बार, 3 बार युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध को उन्होंने नाम दिया कैरनेटिक वॉर्स। क्या नाम दिया, कैरनेटिक वॉर नाम दिया। इन द थर्ड कैरनेटिक वॉर, तीसरे युद्ध में, थर्ड कैरनेटिक वॉर में इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। और तीसरी बार में इंग्लैंड ने क्या किया, फ्रांस को हरा दिया, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए नाउ देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और उसके बाद ब्रिटिश कंपनी को कोई टक्कर देने वाला नहीं था, और ये स्वतंत्र रूप से पूरे अकेला भारत पे क्या करें, बिजनेस व्यापार करने लगी। और जब इनके पास जब कोई था नहीं कॉम्पिटिटर लड़ने वाला, कोई बोलने वाला, तो इन्होंने धीरे धीरे भारत, पूरे भारत को अपने अंडर ले लिया। पहले तो आए थे ये किस लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, लेकिन ये करते करते जब कंपटीशन, आपको बताया मैं भी कि फ्रांस हार गया और कोई बचा नहीं, तो ये धीरे धीरे क्या करने लगे, सत्ता जमाने लगे, पूरे भारत को अपने अधिकार में, अपने क्षेत्र में करने लगे, ठीक है। किसी को डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। बंगाल में भारत के बंगाल में किस तरह जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कैसे इस्टेब्लिश हुई, मतलब आई। देखिए, द बंगाल प्रोविंस मतलब क्षेत्र वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरियस प्रोविंस इन इंडिया। और आपको पता होना चाहिए भारत के सबसे ज्यादा समृद्ध जो क्षेत्र था वो था बंगाल। क्या था? बंगाल। बंगाल में सब कुछ था सर, फैक्ट्रियां थी, कंपनियां थी, सारे सुविधाएं थी। तो सिंपल सी बात है, जो कंपनी है उल्लू भी सोचेंगे ना कि हम कहां लगाएंगे बिजनेस अपना, बंगाल में। और बंगाल में किस तरह उन्होंने लगाया, देखिए इन 1756 एडी सिराजुद्दौला, देखिए ध्यान से नाम अंडरलाइन कर लीजिए,
सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। और उस समय 1956 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। क्या बन गए? नवाब। आपको बोला राजा 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 लोग चलते थे, तो बंगाल के नवाब कौन बन गए? सिराजुद्दौला। ठीक है। और बाद में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर मिसयूज द ट्रेड कंसेशन ऑब्टेनिंग फ्रॉम द मुगल एम्पायर इन बंगाल प्रोविडेंस। मुगलों के द्वारा, ठीक है, मुगलों के द्वारा मिला गया कंसेशन, जो छूट था, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गलत इस्तेमाल कर रही थी। द इंग्लिश बिल्ट fortification around the factory at कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब। जो इंग्लैंड थे, उन लोग कंपनियां जो बनाए थे, वो कंपनियों के साइड में फोर्टिफिकेशन, मतलब साइड में उन्होंने जालियां बिछा दी। क्या लगा दी? जालियां, कांटे वाली जाली होती ना फैक्ट्री के उधर, और बिना परमिशन से। राजा नवाब का परमिशन नहीं था। इंग्लैंड अपनी मर्जी से क्या कर रही है? परमिशन लिए बगैर सीधा जालियां लगा रही है, अपना मर्जी से कुछ भी कर रही है। तो ये बिना परमिशन से हो रहा था। तो क्या हुआ? हैंस सिराजुद्दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता। और सिराजुद्दौला ने उस फैक्ट्री को क्या किया? घेर लिया, कैप्चर कर लिया। क्या किया? कैप्चर कर लिया। दिस क्रिएट डिसकंटिनेंट इन इंग्लैंड। और ये जब बात, यही जो पॉइंट है, ये ब्रिटिश के मन में, मतलब इंग्लैंड के मन में क्या हुआ? डिसकंटेंट हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आगे कौन आया? देखो, रॉबर्ट क्लाइव, ये आप लोग नाम याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जाफर। और मीर जाफर को, जो इंग्लैंड के जो ऑफिसर थे, जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने ब्राइब दे करके, मतलब घूस दे करके, घूस समझते हो ना? घूस मतलब पैसे दे करके, रिश्वत दे करके क्या किया? मीर जाफर को अपने अंडर ले लिया। जो नवाब के साथ में काम करते हैं ना, बोलते हैं ना, जैसे मैं नवाब हूं तो मेरे साथ जो रहते हमेशा, हम बोलते हैं ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, मेरा राइट हैंड है ये, तो मेरे बहुत क्लोज है, उसको ही अपने मीर जाफर को ही अपने अंडर ले लिया घूस दे करके। क्या बोला? देखिए, द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब आर्मी। और वो कौन था? मीर जाफर, पता है आपको? वो कमांडर था, मेन, मतलब नवाब का आर्मी का मेन था। अब बताओ, नवाब है, नवाब का आर्मी, जो आर्मी संभाल रहा है, उसको ही मैं ले लिया, खरीद लिया। तो बताओ अब किसके खिलाफ काम करेगा वो नवाब? सॉरी, मीर जाफर उस इंग्लैंड के खिलाफ काम करेगा, तो उसको ही खरीद लिया। क्या बोला मन में? देखो आगे क्या बोला, टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल। उसको बोला तुम हमारे लिए काम करो, हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, ये तो लालच। वो पहले कमांडर था, सोचा कि मैं ब्रिटिश के लिए काम करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? बंगाल का नवाब बन जाऊंगा। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश ट्रॉप मिड प्लासी। याद रखिएगा, ये युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी में एक युद्ध हुआ और नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुआ। प्लासी में 1757 में, कभी हुआ? 1757 में। बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर द नवाब आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल एंड हैंस सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। तो ये बात सही है ना? अब बताइए, मैं नवाब हूं, ठीक है, और नवाब हूं, और मेरा जो कमांडर है चीफ आर्मी का, वो मैंने युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिश के खिलाफ, मैंने छेड़ दिया कि नहीं हम लड़ेंगे, और जो मेरा कमांडर है वो उनसे मिला है। अब मैं बोल रहा चलो, मेरा नवाब जो कमांडर वो आगे आया ही नहीं, तो मैं जीत पाऊंगा क्या? नहीं, मैं हार गया। आई एम डिफीटेड, मतलब नवाब क्या हो गया? डिफीटेड हो गया, मतलब हार गया। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। सिंपल बात है, कोई आर्मी आई नहीं। मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, बट लेटर दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हैंस हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए क्या हो गया, जब उसने सपोर्ट किया मीर जाफर ने, तो अब मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब। क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। किसके सपोर्ट से? ब्रिटिश के। लेकिन बाद में मीर जाफर को भी उनका काम अच्छा नहीं लगा, तो मीर जाफर को भी ब्रिटिश ने क्या किया? निकाल दिया। ठीक है, उनको सत्ता से
हटा दिया और उसके बाद सत्ता पे कौन आया? मीर जाफर का दामाद, सन इन लॉ, ठीक है, उसको बना दिया। उनका नाम क्या था? सन इन लॉ का नाम क्या था? सन इन लॉ का नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। नवाब बन गया। Mir Qasim tried to put restriction on the illegal trade of British and hence the once again the Mir Jafar was made the Nawab of Bengal। फिर से देखिए क्या हो गया। अब मीर जो कासिम था वो ब्रिटिश के गलत कामों पे रोक लगाता था। ब्रिटिश सोचते थे कि मैं इसको बनाया हूं तो मैं अभी कुछ भी करूं, लेकिन मीर कासिम वो भी क्या करता था? जो ब्रिटिश थे उनके इलीगल गलत कामों को रोकता था। तो फिर से ब्रिटिश ने क्या किया? इसको हटा करके फिर से मीर जाफर को बना दिया नवाब, ठीक है, मीर जाफर को फिर से बना दिया। समझे कि नहीं? तो इस तरह यहां पर ये अदला बदली का खेल चल रहा था, ठीक है। जो काम कर रहा था तो उसको रख रहे थे, जो नहीं कर रहा उसको पलट दे रहे थे। तो इस तरह ये अदला बदली चल रहा था। लेकिन अभी आगे क्या हुआ देखिए। टू रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश इन द बंगाल, मीर कासिम शुजा-उद-दौला, the Nawab of Ayodhya and Mughal Emperor Shah Alam form an alliance and ran a campaign। लेकिन बाद में दो जो नवाब थे ये मिल करके क्या किए? अलायंस किए, गठबंधन बनाए और कैंपेन चलाए। 1764 में एरिया बैटल हुआ, एक युद्ध हुआ जिसका नाम पड़ा बक्सर का युद्ध। क्या नाम पड़ा इसका? बक्सर। बक्सर वॉज फॉर्ड इन बिहार। अब बक्सर आता है कहां पे? बिहार में, ठीक है। फिर आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल प्रोविंस एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इनके जो अलायंस हुए थे उनके मुताबिक जो ट्रीटी हुई थी, जो गठबंधन हुए थे, जो बात हुई थी, तो उसके हिसाब से जो टैक्स थे, जो पैसे कलेक्ट करना है, रेवेन्यू पैसा, वह बंगाल प्रोविंस से कलेक्ट किया जाने लगा। In this manner the foundation of British rule in India was laid in Bengal। और इस तरह जो ब्रिटिश है वह बंगाल में अपना सत्ता बना करके रखी थी, ठीक है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, सभी को क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। अब ब्रिटिश और मैसूर के बीच में क्या हुआ? स्ट्रगल चालू हुआ, ठीक है। मतलब हैदर अली फ्रॉम मैसूर, जो हैदर अली थे मैसूर के, स्टेट रिबेल एंड टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर। उन्होंने क्या किया? अटैक किया, रिबेल किया मैसूर को लेने के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली के मरने के बाद हिज सन टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना होगा कई बार, टीपू सुल्तान, हिज सन टीपू सुल्तान बिकम द रूल ऑफ मैसूर, रूलर ऑफ द मैसूर। बाद में वो हैदर अली के मरने के बाद उनका लड़का क्या बना? टीपू सुल्तान बन गया, वहां का राजा, ठीक है। He tried his best to fight against the British। ये अपना बेस्ट दिया, लड़ाई करता था, लड़ने के लिए पूरी तरह से लड़ता था। और टीपू सुल्तान डाई इन द बैटल ऑफ श्रीरंगापटना इन 1799 में। 1799 में श्रीरंगापटना में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी। और जैसे ही हैदर अली के मृत्यु के बाद उनका लड़का क्या किया? राज संभाला, लेकिन वो भी बहुत ही क्षमता से लड़ा, लेकिन आखिर में उसकी मृत्यु हो गई 1799 में। और उसके बाद पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, टेरिटरी, जो राज था, वो किसने ले लिया? ब्रिटिश ने अपने अंडर कर लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध। अब ब्रिटिश ने सिंध पर किस तरह अपना कंट्रोल किया वो हम देखेंगे। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, भारत का जो राज था, ठीक है, जो क्षेत्र था, वो पूरा कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया? द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब उनका क्षेत्र था नेक्स्ट वेस्ट फ्रंटियर में, ठीक है। दे फेयर दैट द रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान एंड हेंस द इंग्लिश started establishing their influence over the Afghanistan also। याद रखिए, उनको डर था कि जो रशिया है वह इंग्लैंड पे अटैक कर सकता है, लेकिन किस रास्ते से? अफगानिस्तान से। किस रास्ते से? अफगानिस्तान से
तब जाकर के इन्होंने सोचा कि ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसको बंद कर देते हैं। मतलब जो इंग्लैंड थे वह अफगानिस्तान पे भी अपना कब्जा करने लगे। उनको लगा कि अफगानिस्तान से आएंगे भारत और हम अटैक कर देंगे रशिया। तो क्या किया इन्होंने, जाकर के फिर अफगानिस्तान पे भी क्या किया, अपना कब्जा बढ़ाने लगे। दिस Hence English started establishing their influence over the Afghanistan, इसलिए अफगानिस्तान के क्षेत्र को भी घेरने लगे। The route toward the Afghanistan went through सिंध, और आपको पता होना चाहिए जो सिंध का क्षेत्र था, ठीक है, वह रास्ता जो था वो अफगानिस्तान से होकर के जाता था। अब क्या हो गया, The British understood the importance of Sindh and hence captured it in 1843. ओके, बाद में सिंध को भी उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्होंने लगा कि जो रास्ता है अफगानिस्तान से सिंध की तरफ से आता जाता है, ठीक है। तो सिंध को भी उन्होंने 1843 में अपने अधिकार में कर लिया। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, नॉट द लीस्ट, अब देखेंगे फॉल ऑफ सिख पावर, ठीक है, सिख पावर का पतन। सिख पावर, जो सिखों का जो ताकत था वो किस तरह धीरे धीरे कम हो गया। अब देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द पावर इन पंजाब वॉज इन द हैंड ऑफ रणजीत सिंह। 19वीं शताब्दी में भारत में जो पंजाब के जो राजा थे उनका जो नाम था रणजीत सिंह, उनका पूरा अंडर था, ठीक है, हैंड्स ऑफ रणजीत सिंह। आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह हिज माइनर सन, रणजीत सिंह के मृत्यु की बाद उनका माइनर सन जो छोटा लड़का था, जो 18 साल से कम था, वह राजगद्दी पे बैठा, ठीक है। दुलीप सिंह केम टू द थ्रोन, थ्रोन मतलब राजगद्दी। ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिंदान लुक आफ्टर द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और लड़का ही राजा बनता है। लड़का छोटा था, राजगद्दी पे कौन बैठा, लड़का, लेकिन पूरा का पूरा काम कौन करता था, उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ पूरा चलाती थी, क्योंकि आपको पता है उस समय जो राजा होता है, राजा के बाद उसका लड़का ही राजगद्दी पे बैठ सकता है, उसकी पत्नी नहीं बैठ सकती है, ठीक है। इसलिए नाम मात्र के लिए, सिर्फ नाम के लिए उसका लड़का बैठा था, लेकिन काम कौन करता था, उसकी माँ। माँ का नाम था क्वीन जिंदान, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ए बट, लेकिन ऑफिसर जो होते हैं ना, जो ऑफिसर थे वह राजा की बात सुनते थे, महारानी की बात नहीं सुनते, राजा था नहीं। तो जो मदर थी जिंदान, जो महारानी क्वीन थी, उसकी बात जो ऑफिसर सुनते नहीं थे। तो क्या हो गया आगे, द ब्रिटिश ब्राइब सम ऑफ द सिख सरदार, और उसने फायदा उठाया। क्या, कौन, ब्रिटिश ने जो सिखों के सरदार थे अंदर, उन सरदारों को खरीद लिया, ठीक है, उनको ब्राइब दिया, ठीक है, पैसा या लालच दे करके अपने तरफ कर लिया कि तुम हमारे तरफ से लड़ो, हम तुमको राजगद्दी पे बैठा देंगे, ठीक है। सेम ऐसी जैसे मीर जाफर को किया, ठीक है, सेम इधर ऐसे हुआ। द सिख कम्युनिटी थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च अ अटैक ऑन द ब्रिटिश। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश थे ना, वह कामयाब नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि जो पंजाबी थे वह समझ गए कि ये वैसे ही करेंगे जैसे नवाब को किए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके अटैक करने से पहले ही इन्होंने क्या किया, पंजाब सरदार जो थे वो अटैक कर दिए, ठीक है, अटैक कर दिए। इन दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर द सिख वॉर डिफीटेड, लेकिन क्या हुआ, सिख डिफीटेड हो गए, सिख हार गए। क्या हो गए, सिख उतने क्षमता से लड़ नहीं पाए, उनके पास उतनी ताकत नहीं था, तो सिख क्या हो गए, हार गए। एंड बट स्टिल दुलीप सिंह, जो लड़का था दुलीप सिंह, रिमेन ऑन द थ्रोन, लेकिन राजगद्दी पे वही बैठा था, राजगद्दी पे वही था। बट द ग्रोइंग इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश ओवर पंजाब वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिख्स, लेकिन धीरे धीरे पंजाब पे जो ब्रिटिश का राज था, अधिकार था, वो बढ़ता ही गया, और ये सिखों को मंजूर नहीं था, ठीक है। नाम आगे कहते हैं मुलराज, ऑफिसर ऑफ मुल्तान, रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द इंग्लिश, जो उसमें एक ऑफिसर था मुल्तान, उसने अटैक किया इंग्लिश पे, मतलब ब्रिटिशों पे। थाउजेंड्स ऑफ सिख सोल्जर, हजारों सिख सोल्जर जो सैनिक थे,
पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के वॉर में पार्टिसिपेशन किया, मतलब हिस्सा लिया। इन द सेकेंड वॉर द सिक्स हैड टू फेस डिफीटेड अगेन, लेकिन सेकेंड बार भी क्या हो गया, ब्रिटिश ने सिखों को हरा दिया। ठीक है। इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर द इंटायर रीजन ऑफ पंजाब, और 1849 में ब्रिटिश ने पूरी तरह से पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। द मराठास वेयर इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर इंडिया। अब हम देखेंगे जो मराठा थे, मराठी, वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे भारत में, बहुत ही पावरफुल। शिवाजी का नाम आपको पता ही है। हाउ डिड द ब्रिटिश स्ट्रेंथन देयर फाउंडेशन ऑफ रूल इन इंडिया बाय डिफीटिंग द मराठास विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। और किस तरह ब्रिटिश और मराठों के बीच में युद्ध हुआ, इसका सारा का सारा जो चैप्टर का है हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझा होगा और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।